हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट 1 में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आया हूँ। और ये हमारा जो वीडियो है वो हमारा सीबीएसई क्लास 10th के लिए है और सब्जेक्ट हमारा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, भारत में राष्ट्रवाद, पार्ट 1 है ये। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, और सेकंड पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का जो बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे पूरे चैप्टर के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जो पॉइंट्स को अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और टाइम रहते इसको रिवाइज भी कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग सब रेडी हैं? यस सर। गुड। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1857, ये जो पॉइंट्स है 1857 की के बारे में बताया गया कि 1857 में इतिहास में ऐसा क्या घटित हुआ जो एक यादगार रहा या एक स्मरणीय तत्व रहा। तो सबसे पहला पॉइंट है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मुख्य केंद्र जो रहे हमारे बरहमपुर, मेरठ, अंबाला और ये बरकपुर, नखलऊ, पेशावर, कानपुर, दिल्ली, झांसी और झेलम और गुरदासपुर, ये हमारे मुख्य केंद्र रहे जहां पर हमारे सबसे पहला जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में। ये आपको समझ में आया? Yes, और ये sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखें। इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना और याद भी रखना है। 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम लिखा गया। हमारा सबसे जो वंदे मातरम कहते हैं ना, किसने लिखा, तो उनका नाम क्या था बताइए? बंकिम चंद्र। यस, बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम लिखा गया। जो आपके स्कूल में आजकल असेंबली में होता है ना, असेंबली में वंदे मातरम, तो वो 1870 में लिखा गया। बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा मुंबई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने और 1885 में ये जो स्थापना की गई कांग्रेस की। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में हुआ। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डेट बताई जा रही है आपको और आपको अच्छे से याद भी रखनी है। 1905 में एक और घटना हुई कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत माता का चित्र किसने बनाया। ये नाम था इनका, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। कब बनाया? 1905 में बनाया। 1906 में आगा खां एवं नवाब सली मुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये मुस्लिम लीग एक, जब भारत और पाकिस्तान जब एक थे तो उस टाइम पे एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। जब कब की गई थी? 1906 में। किसने? आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने की। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गर्म दल के दो भागों में हुआ। 1907 में, ध्यान रखना। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। आप लोग समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। गुड। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया क्योंकि वहां पर दिल्ली जब दरबार लगा तो उसमें पहला जो प्रस्ताव रखा गया कि बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, जो कि दिल्ली दरबार में उसको रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। पहले जो दिल्ली दरबार में जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन। कुमार गाथा मारू घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आरंभ हुई। 1914 जरूर आता है इतिहास में, ध्यान रखना। उसी प्रकार 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेशी वापसी। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हुई। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी की स्वदेश, जब ये साउथ अफ्रीका वकालत पढ़ने के लिए गए थे महात्मा गांधी,
तो वहां से जब लौट के आए स्वदेश, अपने भारत लौट के आए, वो 1915 की डेट थी और उसी डेट को 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। ये काफी इंपॉर्टेंट तिथि है कि जो नील कृषि होया करती थी उसका महात्मा गांधी ने विरोध किया चंपारण में। और उसी 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटेग्यू घोषणा की गई 1917 में। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, खेड़ा सत्याग्रह, भारत के ट्रेड संघ आंदोलन की शुरुआत, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रॉयल एक्ट जैसा काला कानून दिया, उन पर लगा दिया, थोप दिया है कानून, रॉयल एक्ट। अब रॉयल एक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये पॉइंट्स हैं जो डेटे बताई गई हैं कि किस किस दिन क्या क्या हुआ, आप केवल उसको ध्यान रखें। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लंदन में एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा अधिनियम पास किया गया 1919 में। यह सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1919 में। ओके, तो एक ही सन में कई कई घटनाएं हुई हैं जिसको आपको याद रखना है, और ये सभी घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1922 में चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यह घटना भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस दिन क्या क्या हुआ। आपके एग्जाम में कुछ जो पहले 15 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, उनमें ये चीजें पूछी जाती हैं, तो उसको हम पहले ही याद कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी उनको क्लियर करने में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया और इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और एक मोर्चा निकाला, एक जुलूस निकाला, और अंग्रेज की एक लाठी उनके सर में लगी जिससे काफी ब्लड निकला और वो ब्लड रुका नहीं, ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने उस असेंबली में बम फेंका। मतलब एक सभा हो रही थी, असेंबली चल रही थी, तो वहां पर उन दोनों ने, किसने, भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ ने असेंबली में बम फेंका। नेहरू रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान को प्रस्ताव पास किया गया। जो वहां का डोमिनियन था, डोमिनियन नियम एक ऐसा नियम था जिसमें अंग्रेजों का फायदा था और भारतीयों का नुकसान था, वो पास किया गया। तो उसका विरोध के लिए उन्होंने, भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ ने असेंबली में बम फेंका और उसके बाद उनको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि बम फेंकने के बाद उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और तुरंत उनको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ की। ध्यान रखना ये डेट कौन सी है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को, ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा या दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा तथा सोवियत संघ आंदोलन की शुरुआत की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई। 1931 गांधी इरविन समझौता व सवियन अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। 1931 की घटना है ये, जब उनको फांसी दी गई तो मजबूरन महात्मा गांधी को ये जो अवज्ञा आंदोलन था वो वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। 1931 में ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। जो जिस
उम्मीद से वो गए तो वहां पे उनको सफलता वहां पे प्राप्त नहीं हुई। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना एक्ट हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उनकी सहयोगी संस्था अवैध घोषित। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने भारतीय अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है या अधिक नहीं होती है, उसे हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया या बनाकर सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया गया। लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। गांधी जी ने अछूत जातियों की हालत के सुधार या हेतु, उनकी सुधार हेतु, मतलब जो अछूत होते हैं, जिनकी जो नीची कास्ट के लोग होते हैं उनको अछूत बोला जाता है। जो SC ST होते हैं वो अछूत होते हैं। आमरण अनशन किया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। 1933 की बात ध्यान रखना। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। यह घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे से इस्तीफा दे दिया। मतलब जो भारत के जो एक नेता थे बहुत बड़े, कौन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रियों ने त्यागपत्र के जश्न में मुस्लिम लीग ने उद्धार दिवस मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त, ठीक है, प्रस्ताव वापस किया या पास किया, सॉरी, अगस्त प्रस्ताव पास किया, जिससे भारतीयों को उनका संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया कि भारत का अधिकार हमारा क्या है। तो उसका जो संविधान था उसे बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ कि अब अपना अधिकार जो संविधान है बना सकते हो। ये 1940 की घटना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। चर्चिल ने क्रिस्प आंदोलन शुरू किया। गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेता गिरफ्तार हुए और आजाद हिंद फौज का गठन किया। और आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया और संविधान सभा का गठन रॉयल इंडियन नेवी गदर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष का पद संभाला। भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारतीय की संविधान सभा का पहला सम्मेलन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ये तो आप सभी जानते होंगे। और ये हमारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो सन थे जो हमारे पूरे चैप्टर में से निकाले गए हैं। आप इनको जरूर याद कर लें। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। समझ में आया सबको? गुड। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लें जो कि हमारे चैप्टर में से दिए गए हैं। और इसी पर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद को आप एक्सप्लेन करें। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग तैयार हैं? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाएं समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। 19वीं
शताब्दी में भारतीय में राष्ट्र राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तेजी से हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद काफी हद तक उपनिवेशवादी नीतियों में परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पश्चात शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार और सामाजिक धार्मिक आंदोलन में राष्ट्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगते हैं या लगे थे कि हमें अगर अपने राष्ट्र को बचाना है तो बिना एकता के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हमें एकजुट होकर अपने किसी भी काम को करने की हमें एक दूसरे के सहयोग के बगैर नहीं कर सकते। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ता है। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उसके अभाव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव की बिंदु भी निहित थे। कहते हैं ना कि जब जहां पर एकता हो तो वहां कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, पर थी यहाँ एकता तो थी, पर लोगों में कुछ ना कुछ खटाव भी था, जो राष्ट्रवाद को एक बहुत बड़ा धब्बा कह सकते हैं, बहुत बड़ा अभिशाप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक। भारत में राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों एवं परिस्थितियों का परिणाम था, जो इस प्रकार है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वो इसमें बताया गया है। पॉइंट नंबर 1, यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। थर्ड पॉइंट, उपनिवेशिक शासन। अंग्रेजों ने भारतीय ग्रामीण उद्योग और कृषि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलकर रख दिया था, जिससे लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश, गुस्सा, क्रोध उत्पन्न हो गया। रेलवे के विस्तार और डाक व्यवस्था के कारण लोगों के मध्य संपर्क स्थापित हो गया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट हमारा 4th है, भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उनसे भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां, यानी कि कुरीतियां का मतलब होता है बुराइयां, कमियां, ठीक है, और अनैतिकताओं और रूढ़िवादियों को जो मुक्ति का मार्ग दिखाया। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि ऐसी परंपराएं जो हमारे समाज में हितकारी नहीं है, समाज के लिए अभिशाप हैं, ठीक है, तो उसे हम रूढ़िवादी परंपराएं बोलते हैं, जो आज भी हमारे समाज में पनप रही हैं और इनको खत्म करना बहुत ही जरूरी है। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए, आप बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रहा है? ओके। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि हम ऊपर हमने डेट पढ़ी है, सन पढ़ा है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर देखें और ध्यान रखें, हर डेट को आप अच्छे से याद करें। डेट हालांकि यहाँ भी आएगी, उसको हम देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे से बढ़ोतरी हुई, कि देखो जब युद्ध होता है तो लोग अपनी रक्षा करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, उसके लिए खर्चा भी करते हैं। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अब देखो जब हम कर्जा लेते हैं किसी भी देश से, तो उस कर्जे को पूरा करने के लिए देश में टैक्स बढ़ाया जाता है, और टैक्स किससे वसूल किया जाता है? आम जनता से टैक्स वसूल किया जाता है, जिससे कि समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां या अनेक प्रकार की कमियां, अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, जो समाज को झेलनी पड़ती हैं।
अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीजों की कीमतें बढ़ गईं। 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी देखो को अत्यधिक, मैंने बताया था ना आपको, किसको परेशानी उठानी पड़ती है? आम आदमी को, आम जनता को। तो दाम काफी बढ़ गए और बढ़ जाने से क्या, आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों में लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा, इससे कि लोग काफी गुस्सा हुए। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हुई। इन्फ्लुएंजा की महामारी ने समस्या को और भी गंभीर कर दिया। 1921 में या 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक के लोग मारे गए, कि उस समय बीमारी का इलाज बहुत कम था। अगर किसी को कोई बीमारी पकड़ ले और महामारी फैल जाए तो लाखों की संख्या में लोग मर जाते थे। पर आजकल तो क्या है, हर बीमारी का इलाज ढूंढा जा रहा है, जिससे कि आबादी बढ़ती जा रही है। अब अगला हम पॉइंट देखते हैं, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। देखिए सत्याग्रह के बताया ना हमने डेट ऊपर डिस्कस किया, अब उसके बारे में बढ़ेंगे। सत्याग्रह क्या है? अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह को आप एक्सप्लेन करें, सत्याग्रह को एक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें लिखा सब यही है। हाँ, लिखना यही है क्वेश्चन। आप, मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, आपसे ये पॉइंट मैंने बता दिया कि ये है सत्याग्रह। अब इसके बारे में सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आपको यही लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं सत्याग्रह का अर्थ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नायाब तरीका अपनाया है। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। गांधी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। महात्मा गांधी क्या थे, जब वो उन पर कोई अत्याचार किया जाता था वो उसको पलट के बाहर नहीं किया करते थे, उसको सहन करते थे क्योंकि वो एक क्या थे, अहिंसावादी थे। हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी थे। ठीक है ना। तो उनका मानना था कि अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो किसके आधार पर जीत सकते हैं, सत्याग्रही जो कहते हैं ना, सत्याग्रही अहिंसा के आधार पर अपनी कोई भी लड़ाई को जीत सकता है। हम पे कितना अत्याचार करेगा, 1 बार 2 बार 10 बार कर ले। और हिंसा सर मतलब वो होता है, हिंसा होता है किसी को मतलब दुख देना या कष्ट देना, मारपीट लड़ाई, ये एक हिंसा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रॉयल एक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है रॉयल एक्ट क्या है। 1919 में आया, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। रॉयल एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा 1919 में रॉयल एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय संसदों ने इसका समर्थन नहीं किया था। 6 अप्रैल 1919 को रॉयल एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया या उसकी शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन के लिए निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई और रेल कारखाने में मजदूर हड़ताल पर चले गए। यानी पूरी तरह से कह सकते हो कि सारे काम ठप पड़ गए थे। उसी के बाद देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना थी, जो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, एक इतिहास की सबसे दुखद घटना रही। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोलियां चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी समर्थन पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया गया और इसके कमान जनरल क्या थे, डायर के हाथों में सौंप दी गई थी, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में वैसाखी मनाई जा रही थी। देखो कितना अच्छा दिन था, 13 अप्रैल को हमारी वो होती है, वैसाखी होती है ना, उसी दिन की बात है ये। ग्रामीणों का एक जत्था
जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था, वहां बाग के चारों तरफ से बंद कर दिया था और निकलने का रास्ते संकीर्ण थे, यानी कि सकरे पतले थे, जिसे निकल नहीं सकते थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था, इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वह हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए हुआ। और ये हमारे इतिहास की सबसे दुखद और सबसे बड़ी घटना रही, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोगों को समझ में आया? yes, गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। रोलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहर तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत के आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। नेक्स्ट हमारा है खिलाफत आंदोलन। और एक बात और मैं अपने अभी सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, आपके किसी भी चैप्टर में अगर आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़े नहीं, आंदोलन आप जरूर करें, क्योंकि आपके एग्जाम में आंदोलन जरूर पूछा जाता है। चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसको आप जरूर पढ़ लें, जरूर उसको अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और रिवाइज कर लें, क्योंकि आंदोलन जरूर पूछता है आपसे और ये पूछेगा ही। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आंदोलन है वो है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत के मुद्दे ने महात्मा गांधी को एक अवसर दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता है था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार हुई, मतलब करारी लिख रखा है यहाँ पे, जबकि करारी होना चाहिए, करारी हार हुई थी। ओटोमन के शासक पर एक कड़े सिंध समझौते की अफवाह फैली हुई थी। ओटोमन का शासन इस्लामी संप्रदाय का खलीफा भी हुआ करता था। खलीफा की तरफदारी के बिना मुंबई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाई इस कमेटी के नेता थे। वे भी यह चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करें। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव पारित किया गया और वो था 1920। असहयोग आंदोलन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजस्व 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा है कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उसके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज एक साल में अंदर चरमरा जाएगी और राजस्व आ जाएगा, यानी स्वराज आ जाएगा, यानी हमारा शासन आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारी जनता उनके साथ में थी, अंग्रेजों के साथ। उन्होंने इसका सहयोग किया। अगर उनका सहयोग ना करे अंग्रेजों का तो हमारा स्वशासन कब का आ गया होता। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर दें या बंद करने लगें तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाने के लिए या चले जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। बाद में जब भारतीय लोगों को समझ आई और जब उनको लगा कि इनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं तो उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया और अंत में अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव जो इस प्रकार हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग और स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। ये उसके कुछ प्रस्तुत प्रस्ताव थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे।
आंदोलन के विभिन्न स्वरूप। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिकायत की थी और हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। सबने स्वराज के आहन का सम्मान किया कि हमें स्वराज चाहिए, हर किसी को चाहिए कि हम अपना हमारा खुद का शासन हो, हम खुद अपनी सरकार बनाएं, ठीक है। तो सबने इसका सम्मान किया, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। शहरों में आंदोलन। अब इसकी वजह से कुछ शहरों में आंदोलन हुए, जो कौन कौन से आंदोलन हुए वो देख लो। शहरों में मध्य वर्ग और आंदोलन में अच्छी भागीदारी हुई। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मद्रास को छोड़कर अधिकांश राज्य के काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके लिए काउंसिलिंग के चुनाव एक ऐसा माध्यम था जिससे उनके हाथ में कुछ सत्ता आ सकती है, आ जाती। ऐसी सत्ता जिस पर केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों को घेराव किया गया और विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई। 1921 और 1922 तक विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। आयात 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रह गया। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़ों की मांग बढ़ गई, जिसे हम बोलते हैं खादी। आप लोग समझते हैं ना खादी क्या होता है, तो उस समय खादी का काफी बोलबाला था हमारे देश में, और आज भी लोग खादी के कपड़े ज्यादातर पहनते हैं, जो कि काफी कंफर्टेबल होते हैं। गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। खादी की यही खासियत है, काफी एक्सपेंसिव है हालांकि वो। आंदोलन में कुछ आंदोलन ऐसे थे जिनको मतलब कि सोचा तो गया कि आंदोलन करें, पर उनको किया सही समय पर नहीं किया गया, उसे कहते हैं सुस्ती का आना। तो आंदोलन में सुस्ती आने के कारण मिल में बने कपड़ों की तुलना में खादी महंगी पड़ती थी। गरीब लोग खादी को खरीदने में असमर्थ थे। जैसा कि मैंने अभी आप बताया ना, खादी कपड़ा काफी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो उस टाइम पे काफी खादी महंगा था और अब भी महंगा है। अंग्रेजी संस्थानों के बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्था की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे संस्थान बहुत धीरे धीरे पनप पा रहे थे। शिक्षक और छात्र दोबारा स्कूल में जाने लगे। इस तरह वकील भी अपने काम पर लौटने लगे। वही बात हुआ कि ये आंदोलन थोड़ा सुस्ती में रहा। गांव में विद्रोह। शहरों के बाद गांव में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा। भारत के विभिन्न भागों के किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और उन्हें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की अगुवाई की। वह एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले बंधुआ मजदूर के तौर पर फिजी में काम किया था। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी कम कर दी जाए, बेगार को समाप्त कर दिया जाए और कठोर जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जो जमींदार थे वो किसानों पर काफी अत्याचार करते थे और उनसे ज्यादा कर वसूल करते थे, तो उसको खत्म किया जाए, ये किसानों की मांग थी। और इसको जो सबसे पहली मांग रखने वाले कौन थे? बाबा रामचंद्र। जून 1920 से जवाहरलाल नेहरू ने गांव का दौरा करना शुरू किया। जून 1920 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव का दौरा करना शुरू किया था। वह किसानों की समस्या समझना चाहते थे। अक्टूबर में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इनकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू
बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों या कुछ अन्य लोग कर रहे थे। अपने आप को किसानों के आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस अवध के आंदोलन को एक व्यापक असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने में सफल हो पाई थी। कई स्थानों पर लोगों ने महात्मा गांधी नाम लेकर लगान लेना बंद कर दिया कि अब हम लगान नहीं देंगे। आदिवासी किसान, महात्मा गांधी ने राजस्व को आदिवासी किसान, महात्मा गांधी के राजस्व का आदिवासी किसानों पर अपने ही ढंग से मतलब निकाला था। आदिवासियों को जंगल में पशु चराने, वहां से फल और लकड़ियों इकट्ठा करने से रोका जाता था। जंगल से संबंधित नए कानून उनकी आजीविका के लिए खतरा साबित हो रहे थे। सरकार उन्हें सड़क निर्माण के बगैर करने के लिए सड़क निर्माण में बेकार करने के लिए बाधित कर रही थी कि जो सड़क बन रही थी उसे सड़क में काम करने के लिए जबरदस्ती उनको मजबूर किया जा रहा था, जो कि वो इसके खिलाफ थे। आदिवासी क्षेत्रों में कई विद्रोही हिंसक हो गए और कई बार अंग्रेजी अफसर के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध भी छेड़ा गया, जो कि छुप के किया जाता था, गोरिल्ला की तरह। उसे हम गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, जो कि जंगलों में छुप के किया जाने वाला युद्ध होता है कि घात लगाकर किसी पे हमला करना, इसे कहते हैं गोरिल्ला युद्ध। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? ओके, समझ में आ रहा है? आपकी मुस्कुरा रहे हो? गोरिल्ला। चलो आगे बढ़े। बागानों में स्वराज। बागानों क्या होता है आपको बता दें, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो चाय के खेत होते हैं, बागान होते हैं, जो खेती करते हैं, उसे हम बागान बोलते हैं। आपने देखा होगा असम साइड में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती होती है, बड़े बड़े खेत होते हैं, बागान होते हैं ना, उसे हम बागान बोलते हैं। मैं स्वराज यानी कि अपना राज। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति में बागान छोड़कर जाना मना था। जब असहयोग आंदोलन की खबर बागानों तक पहुंची तो कई मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने का इनकार कर दिया। बागानों को छोड़कर वे अपने घरों की तरफ चल पड़े, लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वे बीच में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। कई बहिष्कारों का मानना है आंदोलन को सही मतलब को कांग्रेस द्वारा ठीक तरीके से नहीं समझाया गया था। विभिन्न लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकाला था। उनके लिए स्वराज का मतलब था अपनी हर समस्या का अंत, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लोगों ने महात्मा गांधी जी का नाम जपना शुरू कर दिया और स्वतंत्र भारत के नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी समझ से परे उस विस्तृत आंदोलन से किसी न किसी रूप में जुड़ने की कोशिश करने लगे, जिसको हम कहते हैं ना कि स्वराज स्थापित करो, यानी हमारा खुद का शासन होगा। तो लोगों ने क्या सोचा कि इसका मतलब होता है कि हमारी सभी समस्याओं का अब समाधान हो जाएगा, हम सभी समस्या या मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। तो लोगों ने महात्मा गांधी के नारे लगाए, ठीक है, और भारत माता के नारे लगाए। तो इससे उनका मतलब एक कहते हैं नई उम्मीद जगी और लोगों में स्वराज या राष्ट्रवाद की भावना को बड़ी मजबूत तरीके से उन्होंने पैदा कर दिया। और यही एक चिंगारी थी जिसने भारत को आजाद कराया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्य के काउंसिलिंग के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था
सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों विरोध करना भी महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने इसमें भाग लिया कि अंग्रेजी नीतियों का हम विरोध कैसे करें, इसलिए लोग सिस्टम से जुड़ने के लिए तैयार हो गए। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल की राजनीति में भागीदारी की वकालत करने लगे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नए नेता थे जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। 1926 में खाद्यान्नों की कीमतें गिरने लगी। 1930 में कीमतें मुंह के बल गिर गई, काफी सस्ती चीजें हो गई। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के कारण पूरे देश में तबाही का माहौल हो गया। साइमन कमीशन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? साइमन कमीशन को एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से जरूर पूछे जाएंगे आपसे। अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया, जिसे साइमन कमीशन। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए जरूरी बदलाव के सुझाव देने के लिए बनाया गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ। विद्रोहियों ने सभी पार्टियां शामिल हुई इस विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल हुई। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड्स इरविन ने डोमिनियम स्टेटस की ओर इशारा किया था, लेकिन इसकी समस्या या इसकी समय सीमा नहीं बताई गई थी। इसकी समय सीमा क्या है? उग्र नेता कांग्रेस के प्रभावशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे, उससे सहमत नहीं थे। नरम दल के नेता डोमिनियम स्टेटस के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस में उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। फिर यह महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के दैनंदिन जीवन के ठोस मुद्दों के साथ स्वाधीनता अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, दांडी मार्च। महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता था। अधिकांश लोगों ने, जिसमें जो अंग्रेज भी शामिल थे, कुछ लोग जो अंग्रेज जो थे वो हिंदुस्तान के साथ थे, इस मोर्च का हास्यास्पद करार दिया। गांधी जी ने वायसराय इरवनी, एक जगह का नाम है ये ध्यान रखना, को एक चिट्ठी, जो एक जगह थी जहां पर इसका एक शासक था, उसको नाम लिखा, ठीक है, वायसराय इरवनी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कई अन्य मांगों के साथ कर को समाप्त करने की मांग भी रखी गई थी। जो दांडी मार्च का एक सबसे बड़ा पॉइंट था ये वाला। दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया। उसके साथ 78 अनुयायी जो उनके साथी थे भी शामिल थे। उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक की यात्रा जो उन्होंने की, 240 मील की दूरी तय की। जो यात्रा थी 240 मील की दूरी थी, जो महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक की जो कुल दूरी थी वो 240 थी, उसको पूरा किया। कई अन्य लोग रास्ते में उनके साथ हो गए और उनके साथ मिल लिए, हो लिए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर
प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा और उन्होंने अपना स्वयं का वो नमक बनाया। पता है ना आपको कैसे बनाया नमक? हाँ, स्वदेशी नमक। हम लोग पहले अंग्रेजों का नमक खाया करते थे। जब गांधी जी ने ये मोर्चा निकाला, आंदोलन शुरू किया, ठीक है, तब हमने अपना नमक बनाया। दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया उनका, और जलाई, वहां पर होली जलाई उन कपड़ों की। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानून का उल्लंघन कर दिया। जो अंग्रेजों ने जंगलों में जो कानून बनाए थे उसका उल्लंघन किया कि हमने किसी कानून को नहीं मानते। अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया, ये हमारा अगला पॉइंट है। अंग्रेजी शासन ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया, जिससे कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई। लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को भी हिरासत में ले लिया गया। लोगों ने अंग्रेजी राज के प्रति को पर हमला कर दिया। जो उसके प्रतिकर थे उनको उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे पुलिस थाना, नगरपालिका भवन, कोर्ट और रेलवे स्टेशन। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। कौन सी सरकार? अंग्रेजी सरकार। यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जब अंग्रेजी सरकार का जो शासन था बड़ा ही क्रूर था, वो बच्चों पर, औरतों पर, किसी को नहीं छोड़ते थे। वो सब पर अत्याचार करते थे और वो अत्याचार इतना बढ़ गया कि वो एक हद पार कर चुका था। लोगों में अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश हुआ, गुस्सा आया और उन्होंने उसके गुस्से का जवाब देने की ठान ली। अब हमें इनका जवाब देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। गोलमेज सम्मेलन। जब आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा तो महात्मा गांधी ने इसे बंद कर दिया। उन्होंने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ हस्ताक्षर किया। इसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने को मना कर दिया कि अब उनको हम रिहा नहीं करेंगे अगर आपकी ये मांग है तो। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए, लेकिन वार्ता विफल हो गई और गांधी जी को निराश होकर लौटना पड़ा। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने पाया कि अधिकांश नेता जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मीटिंग, धरना और प्रदर्शन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन 1934 आते आते आंदोलन की हवा निकल गई थी, यानी कि वो बिल्कुल ही कमजोर हो गया था और उसको बंद करना पड़ा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। पीछे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। गुड। आगे देखते हैं हम लोग आंदोलन के बारे में लोगों का क्या मत रहा और जो अलग अलग लोग रहे हैं उनका अलग अलग मत है। जैसे कि किसान, व्यवसायिक, औद्योगिक मजदूर, इनके का मतलब उनका क्या रवैया रहा आंदोलन के प्रति। तो देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं किसानों का। तो किसानों का क्या रवैया रहा? किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई का मतलब था अधिक लगान के विरुद्ध लड़ाई। जब 1931 में लगान दरों में सुधार करने के बगैर ही आंदोलन बंद कर दिया गया तो किसान अत्यधिक निराश थे। जब 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया तो उनमें से अधिकांश ने इसमें भाग लेने के लिए मना कर दिया। छोटे किसान तो यह चाहते थे कि बकाया लगान पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। वे अब समाजवादियों और कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों द्वारा चलाए जा रहे उग्र आंदोलन में हिस्सा लेने लगेंगे। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जो हिंसक होते हैं, समाज में अहिंसा को छोड़कर हिंसा का रूप धारण कर लेते हैं या उसका सहारा लेते हैं, उसे हम हिंसक प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे कि हमारे भगत सिंह रहे, राजगुरु रहे, है ना, सुखदेव रहे। ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लोहा मोल लिया। अब दूसरा हम देखते हैं व्यवसायिक।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों का व्यापार, ये जो व्यवसाय काफी बढ़ गया था। वे उन अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ थे जो व्यवसाय में बाधा डाल रहे थे। वे आयात में सुधार चाहते थे। आज समझते हो आप लोग क्या होता है आयात निर्यात? आयात का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वस्तुओं और सेवाएं जो हमारे देश में नहीं है और हमें विदेशों से मंगवानी पड़ रही हैं, उसे बोलते हैं आयात। ओके। और निर्यात वो होता है कि जो हमारे देश में उत्पाद है उसको हम दूसरे विदेशों में उसको विक्रय के लिए भेज रहे हैं, उसे बोलते हैं निर्यात। ओके, समझ में आया? यस सर। तो वे आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपए और पाउंड का ऐसा विनिमय दर चाहते थे जिससे आयात को रोका जा सके। इंडिया इंडस्ट्रियल्स एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई और फेडरेशंस ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI का गठन 1927 में हुआ। वे ऐसा माहौल चाहते थे जिससे व्यवसाय फले फूले। आतंकी घटनाओं और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से वे चिंतित थे कि इस तरीके की जो अगर हमारे प्रभाव बढ़ते गए तो हमारा काफी चिंता का विषय रहेगा और हम उसका सामना करना पड़ेगा। अब आगे हमारे औद्योगिक मजदूर थे, अगला जो हमारा पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। औद्योगिक मजदूर, उनका क्या प्रतिकूल प्रभाव रहा या उनकी क्या दृष्टिकोण रहा इस आंदोलन को लेकर। कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति औद्योगिक मजदूरों का रवैया ठंडा ही रहा, क्योंकि उद्योगपतियों या जो उद्योगपति थे कांग्रेस के नजदीकी थे, इसलिए मजदूरों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। लेकिन कुछ मजदूर आंदोलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस की उद्योगपतियों को दरकिनार नहीं करना चाहते थे, मतलब उसको एक तरफ नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की मांग को अनसुना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महिलाओं की भागीदारी। इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भागीदारी रही वो हम देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उसमें से अधिकांश शहरों में रह रही ऊंची जाति की थी और ग्रामीण इलाकों में धनी घरों में थी। लेकिन काफी लंबे समय तक कांग्रेस अपने संगठन में महिलाओं को कतराती रही। कांग्रेस केवल महिलाओं की प्रतीकात्मक भागीदारी से ही संतुष्ट रहना चाहती थी, मतलब उनको अपने पार्टी में हिस्सा या भागीदारी लेने से मना करती रही कि हम महिलाओं को अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे। सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या क्या थी ये देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दलितों की भागीदारी। दलित समझते हो क्या होता है? दलित वर्ग मैंने आपको कल भी बताया था। दलित वर्ग होता है कि ऐसे क्षुद्र कास्ट के लोग जो नीची कास्ट के होते हैं, जैसे कि ST ST SC जो रहते हैं और SC लोग जो होते हैं वो नीची कास्ट के लोग होते हैं, जो इसे हम क्षुद्र बोलते हैं या दलित लोग बोलते हैं। शुरुआत में कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों की स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक थे। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि कुछ छुआछूत जो छुआछूत थी को समाप्त किए बगैर स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो पहले हमें देश में इस कृत्य को खत्म करना पड़ेगा, इस बुराई को खत्म करना पड़ेगा जो जाति भेदभाव के आधार पर समाज में फैली हुई थी, छुआछूत की बीमारी। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं दलितों को समाज में सम्मान ना देना, अधिकार ना देना, यह हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई और कृति कह सकते हैं, या एक सबसे बड़ी विडंबना कह सकते हैं। तो उसको पहले गांधी ने कहा कि अगर हमें स्वराज चाहिए पहले इसको खत्म करना होगा। कई दलित नेता दलित समुदायों की समस्याओं को राजनीतिक समाधान चाहते थे। उन्होंने शिक्षित संस्थाओं में दलितों के लिए आरक्षण और दलितों के लिए पृथक चुनावी प्रक्रिया की मांग रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित ही रही, उन्हें ज्यादा उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए नहीं कहा गया और वो काफी हद तक नीचे रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस
एसोसिएशन का गठन किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए पृथक चुनाव प्रक्रिया के मुद्दे पर महात्मा जी के टकराव भी हुआ। कई बार महात्मा गांधी से उनकी बहस भी हुई और टकराव भी हुआ इस बात को लेकर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए। मुसलमानों की भागीदारी, असहयोग। खिलाफत आंदोलन ने क्षीण पड़ने के बाद मुसलमानों को एक बड़ा तबका कांग्रेस से दूर होता गया। मतलब एक बड़ा हिस्सा, हम तबका कहते हैं, एक बड़ा हिस्सा। ये तबका एक मोमडन या मुस्लिम शब्द है और हमारा होता है एक हिस्सा, जो कि इससे कांग्रेस से दूर होता चला गया। 1920 के दशक में मध्य से ही कांग्रेस को हिंदू राष्ट्रवादी समूह के साथ जोड़ने या जोड़कर देखे जाने लगा। इसी वजह से जो मुस्लिम लोग थे उससे दूर होते चले गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक गठन बनाने की कोशिश की गई। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वह पृथक चुनाव प्रक्रिया की मांग को छोड़ने को तैयार थे, लेकिन वह मुसलमानों के लिए केंद्रीय विधायिका पर आरक्षित सीट चाहते थे। 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जैकर ने इस समझौते को घोर विरोध किया। इस समझौते का जो है वो बहुत घोर विरोध किया, जिससे कांग्रेस और मुसलमानों के बीच दूरी और बढ़ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रवाद की भावना। जब लोग यह मानने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और कोई बात उन्हें एकता के सूत्र में बांध कर रख सकती है, तो राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। स्वाधीनता की लड़ाई ने लोगों में एकता की भावना को जन्म दिया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद की भावना को यथार्थ करने में अपनी भूमिका निभाई। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो रहे हैं। चलो आगे देखें, लोक कथाएं। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रसार करने के लिए लोक कथाओं का सहारा लिया। उनका ऐसा मानना था कि लोक कथाएं ही पारंपरिक संस्कृति को सही ढंग से दिखाती हैं। लोक कथाएं जो कि गांव में चौपालों पर देखा होगा कि पहले चौपालों पर लोक कथाएं गाई जाती थी, ढोल नगाड़े के साथ उसको गाते थे, गा गा कर लोगों को सुनाते थे। तो लोक कथाओं से होता है कि लोगों को एक सूत्र में बांधा जा सकता था। उनको बताया जाता कि हमारी क्या देश के प्रति हमारी क्या भूमिका है, हमारे जो देश के प्रति क्या हमारा एक कर्तव्य है, वो ऐसी लोक कथाओं में बताया जाता था, जिससे कि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति एक सकारात्मक भावना उत्पन्न हो। सकारात्मक मतलब होता है सही भावना उसके प्रति। राष्ट्रध्वज, जो राष्ट्रध्वज हम आज देखते हैं उसका विकास कई चरणों में हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे लाल, हरा और पीला का प्रयोग हुआ था। इस झंडे में उस समय के 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस पर एक दूज का चांद भी था, जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक था। आपने देखा ना, जो ईद का चांद निकलता है, देखा ना आप, मुसलमानों को ईद का चांद आधा कटा होता है, देखा ना, उसे हम बोलते हैं। प्रतीक के रूप में 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस पर एक दूज का चांद भी था, जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक था। गांधी जी ने 1921 तक स्वराज ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। यह भी एक तिरंगा ही था, लाल, हरा और सफेद। इसके बीच एक चरखा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इतिहास की पुनर्व्याख्या। कई भारतीयों का मानना था कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। उन्हें लगता था कि हमारे इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण में या से जानने की जरूरत है। वे भारत के सुनहरे अतीत को उजागर करना चाहते थे, ताकि भारतीय लोगों को इस पर गर्व महसूस हो सके, पर ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ खास इंपोर्टेंट जो अवधारणाएं रही, आंदोलन के भीतर अलग अलग अवधारणाएं रही,
जो कि इस प्रकार है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुए। असहयोग आंदोलन का युद्ध के बाद गांव में प्रसार, किसान और आदिवासियों में संघर्ष का इस आंदोलन में इसका एक प्रतीक रहा। नंबर 2, किसानों की स्थिति, उनकी समस्या क्या थी? उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ जो भारी लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। किसानों की मांग बेगार खत्म और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना इस आंदोलन का एक जो महत्वपूर्ण धारणा रही। तीसरा, अवध में किसान सभा का गठन 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। 300 से ज्यादा शाखाएं बन गई थी इसमें। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। आदिवासियों ने गांधी जी के संदेश का स्वराज का अलग मतलब निकाला। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों का मवेशी का जंगल में न घुसने देना। मवेशी समझते हो, अपने जो पालतू पशु होते हैं उसे मवेशी बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने उसको जंगल में घुसने से मना कर दिया। बेगार करने का विद्रोह किया। अल्लूरी सीताराम रजू का व्यक्तित्व बल के जरिए ही देश आजाद हो सकता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी हमारे अगले पॉइंट शुरू हो गए हैं जो 5 के सब पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में सन 1919 से 1922 तक 2 आंदोलन चलाए गए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के नेता खलीफा को पद से हटाने पर मुसलमान नाराज हो गए थे तथा 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एवं हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। रॉयल सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे असहयोग और खिलाफत मिलकर दोनों जो 2 थे धार्मिक समुदाय अंग्रेजी शासन का अंत कर देंगे, ऐसा उनको ऐसा लगा। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां। प्रथम विश्व युद्ध के 1914 से 1918 कारण भारत की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां में बदलाव आया। इस युद्ध ने अंग्रेजों ने भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को युद्ध में अपना सहयोगी घोषित कर दिया, जिससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हो गया। युद्ध के निम्नलिखित कारण इस प्रकार थे कि ये युद्ध हुआ क्यों, ऐसे कौन से कारण थे जो कारण ये दिए गए, देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म, रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी जिसका भरपाई कर्जा लेकर और करों में वृद्धि करके था। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनको ले गए और सेना में भर्ती कर दिया। ये भी उनका एक बहुत बड़ा मतलब दुष्प्रभाव रहा। फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्नों में भारी कमी आई। फ्लू की महामारी और अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। यह भी इस विद्रोह का बहुत मुख्य कारण रहा। महात्मा गांधी द्वारा भारत के किए गए सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग क्या क्या थे? चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए उसने संघर्ष के समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने और प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। ये कुछ हमारे आरंभिक प्रयोग रहे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन हमारा ये रॉयल एक्ट क्या है, रॉयल एक्ट के बारे में बताइए। ये काफी
इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रूलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। इस कानून को अंग्रेजों ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के अंदर अंग्रेजों को यह अधिकार दिया गया था कि किसी भी भारतीयों पर मुकदमा चलाए बगैर या बिना उसे जेल में बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो मतलब ये था कि वो जो भारतीय लोग थे वो उन पर कोई भी आप जुल्म साबित कर दो और उसको जेल में डाल दो बिना उसके, चाहे वो सही हो या गलत। पॉइंट नंबर 1, रूलेट एक्ट के मुख्य प्रावधान: राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। दूसरा पॉइंट, रूलेट एक्ट अन्यायपूर्ण था। क्यों? भारतीयों की नागरिक आजादी का प्रहार कर रहे थे। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, रूलेट एक्ट के उद्देश्य: भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने ये एक्ट चलाया। जो भारतीय लोगों में जो अपने देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने जो प्रतिक्रियाएं कर रहे थे उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाया, रूलेट एक्ट। रूलेट एक्ट के परिणाम क्या रहे? 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन, विभिन्न शहरों में रैली जुलूस, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल पर जाना, दुकानें बंद हो गई, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, बैंक, डाकखाने और रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए। ये उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि रूलेट एक्ट के बारे में अंग्रेजों ने के लेख में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ फिर आ गया है। ये मुख्य घटनाएं, ये मुख्य घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ। सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी का रूलेट एक्ट कानून विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। शहर से बाहर के होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लू लागू कर दिया चुका है। ये किसी का नाम है, देखो बताया गया ना, ये डॉक्टर सत्यपाल किचलू ये किसी का नाम है जिनको गिरफ्तार किया गया। दिखाया गया ना कि डॉक्टर सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी का रूलेट एक्ट कानून विरोध प्रकट करने के लिए वो इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। शहर से बाहर के होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लू लागू कर दिया जा चुका है। जनरल डायर वहां पहुंचा। मैदान से बाहर निकलने से सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे तथा भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें कि बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जवान सभी व्यक्ति पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द का खलीफा से निकाला हुआ, जो ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? रूलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत और भी ज्यादा जानदार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी का पहला और व्यापक राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्हें खिलाफत का मुद्दा उठाया ताकि भारत को जल्द ही स्वतंत्रता मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। ये जो आंदोलन काफी लंबे चले और काफी अरसे के बाद हमें आजादी मिली।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक। पॉइंट नंबर 1, असहयोग क्यों? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन रह जाएगा, यानी कि वो वहां से कमजोर पड़ जाएगा और वहां से उसको जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, असहयोग आंदोलन के चरण। सरकार द्वारा दी गई पदवियों लौटाना, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, विद्यार्थियों द्वारा स्कूल कॉलेज ना जाना, वकीलों का इस्तीफा दे देना, हड़ताल व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी इसके एक चरण रहे जो असहयोग आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण थे। पॉइंट नंबर 3, असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। जो अधिवेशन हुए वो कौन कौन से अधिवेशन थे बताइए। सितंबर 1920 असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा, दिसंबर 1920 स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति देना, ये इनके कुछ असहयोग आंदोलन की कांग्रेसी अधिवेशन की सहमति थी जो कि इसमें दी गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया शहरों में। मध्य वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, जो जिन्होंने इसमें भाग लिया इस आंदोलन में। ग्रामीण इलाकों में किसान और आदिवासियों ने भाग लिया। बगानों में, बगानों समझते हैं आप, मैंने पहले भी आपको समझाया बगानों किसे कहते हैं। और अंग्रेज जो आए थे वो इसी के लिए आए थे, इन्होंने चाय का जो उत्पादन करने के लिए इंडिया में सबसे बढ़िया जो क्षेत्र था वो बंगाल था। कि बंगाल में पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पर सबसे ज्यादा असम साइड में, जो कि बंगाल साइड में पड़ता है असम, वहाँ चाय की सबसे ज्यादा खेती होती है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो उसे हम बगानों बोलते हैं। तो देखिए आगे हम देखते हैं, खिलाफत के मुद्दे को समर्थन ताकि हिंदू मुसलमान एकता लाई जा सके। पॉइंट नंबर 6, आंदोलन की सहमति। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चोरी चोरा में हिंसक घटना हो गई थी, इसीलिए उसको वापस लेना पड़ा। मजबूरी थी, मजबूरन वापस लेना पड़ा कि वहां पर ऐसी घटना हो गई थी कि उस आंदोलन को वापस लेना ही पड़ा। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। असहयोग आंदोलन का ग्रामीण इलाकों में किसानों, आदिवासियों तथा श्रमिकों वर्गों को समर्थन प्राप्त था। शहर से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। पहले शहरों में था, फिर धीरे धीरे जब इसकी जो पहुंच थी वो कहां तक पहुंच गई, देहातों में भी पहुंच गई। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी ने गिरमिटिया, है ना, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, मतलब एक प्रकार का एक ऋण होता है, एक प्रकार की चुंगी मान सकते हो, एक प्रकार का कर्ज मान सकते हो, कर्ज नहीं कह सकते, एक प्रकार का हम कहते हैं कर मान सकते हो, जिसे हम कहते हैं बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं थे। पट्टे का मतलब होता है जब हमारे पास कोई भूमि का टुकड़ा नहीं होता खेती करने के लिए, तो हम किसी पर भूमि ले लेते हैं, वो पट्टे पे लेते हैं, उसके बदले में हमें फसल का कुछ हिस्सा और पैसा देना पड़ता है, उसे हम पट्टेदारी बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का ही। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। एक्चुअली क्या है, उस समय में जो जमींदार थे उन्होंने किसानों पर बहुत अत्याचार किए। जिन किसानों के पास भूमि नहीं हुआ करती थी तो उन्हें भूमि कृषि के लिए दिया करते थे, उसके बदले में काफी कर वसूल करते थे, पट्टेदारी वसूल करते थे, बटाई वसूल करते थे, जिससे कि किसान कर्ज तले दबा जा रहा था। और आज भी हालात हमारे देश में यही है कि आज भी किसान कर्ज के तले दबा जा रहा है, जिसके कारण किसान लोन तो ले लेते हैं पर चुका नहीं पाते हैं, जिससे उनको सुसाइड करना पड़ता है। आजकल काफी ये घटनाएं हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायत ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। कि एक्चुअली क्या है, पहले क्या है, जो जमींदार लोग हुआ करते थे इनके यहाँ पर नाई धोबी ये सब लोग काम किया करते थे, उसके बदले में वो कुछ नहीं दिया करते थे उनको, और उनको उन पे अत्याचार किया करते। तो इसके बदले में तो ये भी एक उन्होंने मांग रखी कि नाई धोबी की जो सुविधा थी उनको बंद की जाए इनके लिए। ठीक है, उसका पंचायत ने इसका फैसला भी लिया और नाई धोबी बंद का फैसला लिया गया, जो कि बाद में बंद कर दी गई। 1921 में गांधी जी ने जमीन गरीबों में बांट दी गई। जब हम फ्री हो गए और जमीन हमारी पूरी तरह से आज़ाद हुई तो दोबारा इन किसानों में बांट दी गई। आंध्र प्रदेश में गुमेड पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। सॉरी, अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिला होने पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ियां और फल बीन सकते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद लोग काफ़ी आक्रोश में आए और गुस्से में उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया गोरिल्ला। बताया था मैंने आपको, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गोरिल्ला आंदोलन, जैसे कि देखो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। बगानों में स्वराज, स्वराज का मतलब होता है खुद का शासन, खुद का राज, उसे बोलते हैं स्वराज। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होने के कारण कई मजदूर व श्रमिकों ने अधिकारियों की बात मानने से मना कर दिया तथा महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बेगानी मजदूर के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा हुआ था। उसके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, शायद कभी कभार ही मिलती थी। विरले का मतलब कभी कभार मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां पर रेलवे की हड़ताल हो गई और वो रास्ते में फंस गए। बाद में पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया। रेलवे के स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी और जेल में बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन। नमक यात्रा से अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि वह अब भारत में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, अर्थात भारतीयों को भी प्रशासन में हिस्सा देना पड़ेगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अंग्रेजी सरकार के द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आयोजित किए गए थे। भारतीय और ब्रिटिश सरकार के वैचारिक मतों का समाधान इन सम्मेलन में हो सका, जिससे कि बाद में अंग्रेजों की सरकार काफी कमजोर पड़ गई और उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर किया। और सन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई, भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया। वैसे अगर हम देखा जाए तो एक्यूरेट जो डेट है हमारे आज़ादी की, अर्धरात्रि 12:06 पर 14 अगस्त 12:06 पर और सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 12 बजे से पहले पाकिस्तान को आज़ाद किया गया। तो हम उसको 15 अगस्त ही मानते हैं क्योंकि 12 बजे के बाद तो टाइम वही हो जाता है 15 अगस्त का।
लंदन में आयोजित किए गए थे ताकि भारत के भावी संविधान पर चर्चा की जा सके। नंबर 1 प्रथम नवंबर 1930 जनवरी 1931। नंबर 2 द्वितीय सितंबर 1931 दिसंबर 1931। तृतीय नवंबर और दिसंबर में 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930 में हुआ, जिसका अंग्रेज की सरकार पर काफी गहरा असर पड़ा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और सभी पॉइंट्स को आप ब्लैक पेन से उसको राइट करें और अंडरलाइन करें, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट्स को, उसको आप ब्लू पेन से करें। राइटिंग को साफ नीट एंड क्लीन रखें, जिससे कि एग्जामर आपकी राइटिंग को अच्छे से पढ़ सके और आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामाजिक अपनेपन की भावना को उजागर तथा सभी भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया, वो कौन से कारक थे? देखिए बताते हैं। चित्र व प्रतीक। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। वस्तुओं, चित्रों, लिखित शब्दों, ध्वनियों तथा विशिष्ट चिन्हों को प्रतीक कहते हैं, जो संबंध, परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हैं। जैसे रुकिए स्टॉप का प्रतीक है। नक्शों पर दर्शाई गई रेखाएं, जिससे अलग अलग राज्यों की मुद्रा के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोक कथाएं। जैसे कि हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं लोक कथाओं के बारे में। घूम घूम कर इन लोक कथाओं को संकलन करने लगे। यह कथाएं परंपरागत सांस्कृतिक ही सही तस्वीर पेश करती हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे देश की वेशभूषा है और जो संस्कृति है उसको प्रस्तुत करती है, जिससे कि लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हो और वो देश के प्रति उनमें एक प्रेम उत्पन्न हो। ऐसी लोकगीत और प्रतीक का बहुत बड़ा अपना एक अहम रोल रहता है, जैसा कि ये अपनाया गया था। लोक कथाएं में पशु पक्षी, सुर असुर, देव परियां, मानवीकरण, चमत्कार आदि होने के बावजूद मनुष्य के सुख दुख या अभिलाषाओं की तृप्ति निहित होती है। तो उसका भी हमारे देश की भावनाओं में लोक कथाओं का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिन्ह। थर्ड हमारा पॉइंट है चिन्ह। चिन्ह एक वस्तु, गुणवत्ता, घटना या इकाई है जिसकी उपस्थिति किसी अन्य चीज की उपस्थिति को दर्शाती है। उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा, हरा, पीला और लाल, जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर दिया था। आज का तिरंगा हमारा कौन सा है? कौन बताएगा? इश्का, आप बताओ तिरंगे का कलर। नारंगी, सफेद और हरा। तो नारंगी जो कलर है उसका अपना एक अलग महत्व होता है, सफेद का अलग महत्व होता है और हरे का अलग महत्व होता है। तो जो नारंगी कलर है हमारे तिरंगे का, उसका महत्व कौन बताएगा? जो नारंगी कलर है वो वीरता का प्रतीक है, ठीक है, और जो सफेद है वो शांति का प्रतीक है, और जो हमारा ग्रीन है वो हरियाली का प्रतीक है कि हमारे देश में हमेशा हरियाली बनी रहे। और जो चक्र है उसका क्या प्रतीक है बताओ? उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 होती हैं, जो कि ये दर्शाती है कि 24 घंटे हम हमेशा खुशहाल रहें, तरक्की करें, उसका ये प्रतीक होता है। तो आप लोगों को सबको क्लियर हो गया? गुड। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5, गीत जैसे वंदे मातरम। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा,
मातृभूमि के प्रति स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया और लोगों के मन और दिल में उसका एक बहुत बड़ी गहरी छाप छवि बनाई, जिसने देश के प्रति एक भावना उनके मन में बहुत गहराई से उत्पन्न हुई और वो काफी बढ़ चढ़कर इन आंदोलनों में भाग लिया। और इस तरीके से हमारे पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन जो पॉइंट्स थे क्लियर हो चुके हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि आपके और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।